डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के पेपर में दोस्तों बचा है बहुत ही कम दिनों का समय। तो ऐसे में दोस्तों आपकी तैयारियों को एक फाइनल टच देने के लिए दोस्तों एटीएम एकेडमी ले आया दोस्तों आज आपके लिए स्पेशल एमसीक्यू की ये सीरीज दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि आपका क्वेश्चन पेपर के पहले के 5 आपके क्वेश्चंस दोस्तों एमसीक्यू होते हैं। यही वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों जहां से आप असल में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस पूरे पेपर में कैसे रहने वाला है वो ये पहले के 5 क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम वो एमसीक्यू लेके आए दोस्तों जो अभी तक आए हैं या आपके आगे के पेपर में आ सकते हैं दोस्तों। उन सारे ही क्वेश्चंस का एक मिक्सअप एमसीक्यू वाला आपको मिलने वाला है आज की इस वीडियो में दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए दोस्तों इसी जोश के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो लीजिए दोस्तों आपका सबसे पहला सवाल, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण 40 डिग्री और 50 डिग्री हैं तो सबसे लंबी भुजा के सामने वाला कोण कौन सा होगा दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके एक त्रिभुज में दोस्तों कुल तीनों कोण जो होते हैं दोस्तों उन तीनों कोणों का जोड़ कितना 180 डिग्री रहता है दोस्तों। अब साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा कि जो कोण बड़ा होता है दोस्तों, जो भी कोण बड़ा होगा तो बड़े कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो भी ऑटो में ही सबसे बड़ी हो जाती है दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि यदि 2 कोण 40 और 50 डिग्री है तो सबसे लंबी भुजा किसके सामने होगी। तो आपको तीसरा कोण पहले पता कर लेना दोस्तों। तो अगर एक कोण है 40, एक कोण है 50, तो ऑटो में तीसरा कोण आपका कितना बन जाएगा दोस्तों। तो तीसरा आपका बन जाएगा 90 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा दोस्तों, तो सबसे बड़ा कोण है 90 डिग्री वाला। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा रहने वाला है, तो सबसे लंबी भुजा रहने वाली है 90 डिग्री के सबसे बड़े कोण के सामने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल कह रहा है कि पूर्णांकों के लिए शून्य को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पूर्णांक अगर आपका कोई भी है दोस्तों, अगर आपका कोई भी पूर्णांक आपको दिया हुआ है और अगर आप उसमें शून्य को जोड़ते हैं दोस्तों, अगर आप उसमें शून्य को जोड़ते हैं तो आपका पूर्णांक वैसा का वैसा ही रह जाता है। और इसी चीज को क्या कहा गया दोस्तों, तो इसी चीज को आपका कहा गया है योगात्मक तत्समक। ठीक है दोस्तों, यही चीज आपकी योगात्मक तत्समक के नाम से भी आपको पढ़ाई गई है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल कह रहा है कि आपको जो व्यंजक दिया हुआ है 9x² y², इसमें आपको x² का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक पता करना दोस्तों। तो जब भी आपको कोफिशिएंट या गुणांक पूछा जाए किसी भी चीज का तो आप हमेशा उसको छोड़कर जो भी बच रहा हो, यानी कि अगर मैं इसमें देखूं तो x² तो अगर मैं इसमें से हटा दूं तो मेरे पास एक 9 और एक y² बच रहे हैं दोस्तों। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 9y²। समझे दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए दोस्तों आपका अगला सवाल, आपका सवाल क्या कह रहा है कि किसी पूर्णांक n का योगात्मक प्रतिलोम अगर आपको ज्ञात करना है तो उसे किससे गुणा करना चाहिए। समझे दोस्तों। तो इसमें क्या पता चलता है दोस्तों कि अगर आप n को किससे -1 से गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -n। और यही दोस्तों आपका योगात्मक प्रतिलोम होगा n का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि ये आपकी जो परिमेय संख्याएं दी हुई है दोस्तों, इन तीनों परिमेय संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों। तो जैसा कि पहले की वीडियोस में चर्चा हो चुकी है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनका हर समान कर देना है दोस्तों। तो तीनों क्वेश्चन में अगर आप देख सके दोस्तों तो तीनों क्वेश्चनों में हर क्या है, तो हर ऑलरेडी आपका समान है दोस्तों, सब में ही आपका हर 7 दिया हुआ है। अब सिर्फ आपको अंश की तुलना कर लेने, लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो भी आपकी संख्याएं हैं वो संख्याएं सारी की सारी आपकी नेगेटिव वाली संख्याएं दोस्तों। तो इसमें जो संख्या सबसे छोटी होगी दोस्तों वो आपकी सबसे बड़ी बनती चली जाएगी।
ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या पूछा, इसमें पूछा आपकी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, यानी कि दोस्तों इस कंडीशन में आपका -9/7 ये आपकी दोस्तों सबसे छोटी संख्या बनेगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है दोस्तों वो सबसे छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए दोस्तों आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण पूर्णांक है? यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक नंबर आपका नेगेटिव नंबर है? ये होती है आपकी क्लियर डेफिनेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप यहां तक वीडियो में बने दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12, 16 और 24 का आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है लॉसर यानी कि एलसीएम। अब देखिए दोस्तों तरीका क्या रहने वाला है, 12, 16 और 24 एक ही बार में भाग विधि लगाइए दोस्तों। 2 से आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा 6, 8 और 12। फिर से 2 आपका बन जाएगा 3, 4 और 6। फिर से 2 आपका बन जाएगा 3, 2, 3 आपका 2। फिर बन जाएगा आपका 3, 1, 3 और आखिरी में एक 3। अब देखिए दोस्तों इसमें आपका क्या बन रहा है, तो इसमें आपकी 2 की घात कितनी बन गई? आपकी 2 की घात बन गई 4 और साथ में एक 3 का गुणा, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका उत्तर हो जाएगा 48। आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होने वाला दोस्तों। एमसीक्यू का सबसे मेन फायदा क्या दोस्तों? कम टाइम और आंसर फिक्स। इसमें कोई गलती के चांसेस तो होते नहीं, क्योंकि ऑप्शन पे आपको सिर्फ टिक मारना है। लीजिए अपना अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? अब देखिए दोस्तों यहां पे कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है कंफ्यूजन। तो देखिए ये तो हो गया दोस्तों आपका पूर्णांक, ठीक है दोस्तों, ये भी एक तरीके से दशमलव है लेकिन है ये आपकी परिमेय संख्या ही। अब बचे दोस्तों आपके दो ऑप्शन, एक तो आपका 22/7 और एक है आपका √3। अब कुछ विद्यार्थी 22/7 को टिक मार देते हैं ये सोच के कि ये तो पाई का मान है। नहीं दोस्तों, पाई का मान अलग चीज होती है। 22/7 हमने पाई का वो मान मान रखा है जिससे हम क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका पाई होता है दोस्तों वो होती है आपकी अपरिमेय। जो 22/7 है दोस्तों वो आपका परिमेय ही होता है दोस्तों। तो ऐसे में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 यानी कि √3 ही अपरिमेय संख्या होने वाली है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे छोटा सा हो लेकिन क्लियर हो गया हो। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है 1.2 का स्क्वायर का मान क्या होने वाला दोस्तों? तो 1.2 का स्क्वायर। अब दोस्तों सबसे आसान, कभी भी आपको स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले तो दशमलव हटाइए, नंबरों को नॉर्मल बनाइए। यानी कि आपका नंबर है 12, 12 का स्क्वायर दोस्तों, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब दशमलव कितनी संख्याओं के बाद था? 1, और आपने क्या किया? स्क्वायर किया, मतलब अब दशमलव कहां आ जाएगा? दशमलव आ जाएगा 2 संख्याओं के बाद। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। दशमलव देख के मत घबराइए दोस्तों, अपने नंबर्स को नॉर्मल कीजिए, स्क्वायर कीजिए और बाद में फिर से बस वो दशमलव की संख्या को इंट्रोड्यूस करा दीजिए, ठीक है। और एमसीक्यू है, आपको किसी को समझाने की भी जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है 20 से 30 और पूछा है कि आपका इसका मध्य बिंदु क्या होगा दोस्तों? आपका इसका मध्य बिंदु क्या होगा? तो किसी भी अंतराल का अगर दोस्तों आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो असल में आपको इन दोनों का ही क्या निकाल देना है? इन दोनों का आपको निकाल देना है माध्य। तो इनका माध्य कैसे निकलेगा दोस्तों? तो इसका माध्य निकलता है हमेशा 20 + 30/2। लीजिए उत्तर क्या आ गया? उत्तर आ गया 25, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों कि किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान के माप को क्या कहते हैं? यानी कि अगर मैं किसी वस्तु को कहीं रखता हूं और पूरी कितनी जगह घेर रही है, इस माप को क्या कहते हैं दोस्तों? ये है आपकी किसकी? आपकी आयतन की असली परिभाषा
कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल माप को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उस वस्तु का आयतन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, 2 और 3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 और 3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसका परिमेय संख्या सबसे बीच में कौन सी आएगी दोस्तों, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसका दोनों का ही बाध्यिका निकाल देंगे दोस्तों कि इन दोनों के बीच में क्या आता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप इसको निकालने के लिए आप 2 + 3 और बटे में 2 लिख देंगे। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 2.5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर क्या इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। हाँ भाई, इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ दिक्कत कहां आती है, आप जब क्वेश्चनों को एक हवा के साथ ट्रीट करते हो कि यार ये तो समझ में ही नहीं आएगा। आपके इसी लेवल के ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर का है, इससे हार्ड नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपको क्या करना है, सिर्फ अपना दिमाग खुला रखना है। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल क्या कह रहा है कि x + y का होल स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। अब देखिए दोस्तों, ये आपस में दोनों ही एक एक आइडेंटिटी है, दोनों ही आइडेंटिटीज को आपको क्या करना है, सिर्फ एक्सपेंड करना है। अब अगर मेरे से कोई बोले x + y का होल स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा x² + y² और +2xy, है कि नहीं दोस्तों। और x - y का होल स्क्वायर, तो ये कितना होता है, ये होता है x² + y² - 2xy, है कि नहीं। अब बीच में आपको बस इस चिन्ह का ध्यान देना है दोस्तों, वो बोल रहा है माइनस कर दीजिए। तो माइनस करते ही सबके चिन्ह क्या होंगे दोस्तों, सबके चिन्ह हो जाएंगे परिवर्तित, यानी माइनस माइनस और यहां आ जाएगा प्लस। अब लीजिए x² से x² कट गया, y² से y² और 2xy में 2xy जुड़ के कितना बन गया, तो ये बन गया आपका 4xy। ये जिन विद्यार्थियों को आइडेंटिटी याद होगी वो पहली नजर में देखते उन्हें पता चलेगा कि दो चीजें तो ऑटो में कैंसिल होंगी, बचेगा क्या, सिर्फ xy वाली टर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल कह रहा है कि यदि एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर का है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर मेरे पास एक वर्ग है और उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मतलब उसकी एक भुजा कितने के बराबर होगी दोस्तों, तो उसकी एक भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर के बराबर होने वाली है कि नहीं दोस्तों। और अब सवाल में क्या पूछा दोस्तों, तो सवाल में पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका भुजा का स्क्वायर। यानी कि आपका उत्तर कितना आ जाएगा, आपका उत्तर आएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 वर्ग सेंटीमीटर। एमसीक्यू में दोस्तों यूनिट दी हुई है, जब आप 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल करेंगे तो यूनिट लगाना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेखीय समीकरण है। अब देखिए दोस्तों, रेखीय समीकरण की पहले तो परिभाषा अपनी क्लियर कर लीजिए। रेखीय समीकरण में कभी भी अगर आपको x, y या z दिखता है तो उसकी कोई भी घात नहीं हो सकती है दोस्तों, उनकी कोई भी घात अलाउड ही नहीं है। ये आपका रेखीय समीकरण की परिभाषा है कि घात हमेशा क्या रहेगी, घात हमेशा 1 रहेगी। तो अब इसको सिर्फ अपनी डेफिनेशन पे लगाइए। पहले वाले को देखिए x², ये तो गलत हो गया। तीसरे वाले को देखिए x³, ये भी आपका गलत हो गया। चौथे वाले को देखिए, इसमें थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया, लेकिन जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x², ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। कभी सही ऑप्शन डायरेक्ट दिखेगा, कभी बाकी ऑप्शंस गलत दिखाई देने लगेंगे, तो आपका सही आंसर बचा रह जाएगा। एमसीक्यू आपके ऊपर है, 5 से 10 मिनट का टाइम लीजिए, लेकिन एमसीक्यू में तो गलती होनी ही नहीं है। और इस वीडियो के अंतिम तक दोस्तों आप वो सारी वैरायटी क्वेश्चंस कर चुके होंगे और एमसीक्यू की गलती तो छोड़ दीजिएगा उसके बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। ये लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि x - 3 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा। a - b का होल स्क्वायर पूछा दोस्तों, x - 3 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे x² + 3 का स्क्वायर और -2 × 3 × x। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, समझे। चलिए
अगला सवाल लीजिए, आपका अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई दी है 6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यही तो फॉर्मूला था। आपको आधार भी दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया है, क्या करना है? सिर्फ एक लाइन का एक गुणा करना था। कुछ लोग तो दिमाग में ही कर चुके होंगे, लीजिए आप पेपर पे कर लीजिए। उत्तर क्या हो गया? उत्तर हो गया आपका 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है? ठीक है दोस्तों, कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है? अब एक तरीका तो है दोस्तों, आप थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करें, तरीका वैसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका है कि आपको इसका रूल पता हो। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना शुरू करें, ये जो आपका नॉर्मल प्ले है वो क्या कहते हैं कि ये 120 के पास में है, 120 तो हो गया खत्म, बचा है 4, ये तो नहीं हो पाएगा। ये 235, ये किसके पास में है? 240 के पास में है। इससे कम कितना होता है? 237। अभी 2 बचा है, ये भी नहीं हो पाएगा। 156, 150 प्लस 6, ये हो जाएगा। और 101, ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है दोस्तों कि 3 से अगर कोई संख्या को पूरी तरह विभाजित होना है तो जो भी उनकी संख्याएं हैं उनका एक एक का अगर आप जोड़ करें तो वो भी 3 से विभाजित होनी चाहिए। मतलब 1 + 2 + 4 कितना बना दोस्तों? ये बना 7, नहीं हो रहा। 2 + 3 + 5, यहां पर कितना बना? ये बना 10, ये भी नहीं हो रहा। तीसरा क्या है? 1 + 5 + 6, ये बना 12, ये हो रहा है। चौथा है 101, मतलब 1 + 1 2, ये भी नहीं हो रहा। तो तरीके दो हैं दोस्तों आपके पास, आपके दिमाग की स्पीड के ऊपर है या आपके फॉर्मूला को याद रखने की क्षमता के ऊपर। 3 का अगर आपको डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला याद है, यानी कि हर संख्या को आपस में जोड़िए, अगर जोड़ की हुई संख्याएं 3 से विभाजित हैं तो पूरी जो संख्या होगी वो भी 3 से विभाजित होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए, आंकड़ों की आपको माध्यिका ज्ञात करनी। अब देखिए दोस्तों, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहला रूल क्या था कि आरोही या अवरोही क्रम में लगना चाहिए। क्रम देख लीजिए, आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि ये क्रम में लगे हुए हैं। क्या बोला है? माध्यिका बोला है। 1 नंबर का सवाल है, कितने टर्म्स हैं? 5 हैं। 5 में कैसे निकालते हैं? अगर विषम संख्या है तो हम लोग क्या करते हैं? 5 + 1 बटे में 2, यानी कि तीसरा जो पद होगा वो, लीजिए आपका तीसरा पद ऑप्शन नंबर 2, 6 आपका सही जवाब। ठीक है दोस्तों, एमसीक्यू में ज्यादा टाइम नहीं देना है, किसी को समझाना नहीं है, साइड में छोटा सा रफ वर्क कीजिए, आगे बढ़ जाइए अपना टिक मार के। लीजिए आपका अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है? ये है आपका बोर्ड मास रिलेटेड सवाल दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देते हुए। तो सबसे पहले ये 8 - 6 को सॉल्व कीजिए। क्या बना? ये बना आपका 2। अब 4 - 2 कितना बना? ये आपका बना 2। अब 6 - 2, ये आपका कितना बना? ये बना आपका 4। तो अंतिम में आपका क्या बचा? आपको बचा 18 - 4, यानी कि आपका उत्तर 14। आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। आपको सिर्फ ब्रैकेट्स को लाइन वाइज सॉल्व करते हुए बाहर आना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल। सबसे छोटी प्राकृतिक नेचुरल संख्या आपकी कौन सी है? प्राकृतिक संख्या आपकी कौन सी है? उत्तर क्या होता है दोस्तों? तो इसका उत्तर होता है आपका 1। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर होता है आपका 1। 0 इसमें टिक मत कीजिएगा दोस्तों। आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है नेचुरल, प्राकृतिक संख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, 3/5 को आपको भाग देना है 1/2 से। अब देखिए दोस्तों, ये है आपका भिन्न का गुणा भाग का क्वेश्चन। अब देखिए, कभी भिन्न का गुणा भाग करना है तो कैसे करना है? आपको पहला लिख लेना है, बीच में आपका भाग रहेगा, दूसरा रहेगा 1/2। अब आपको क्या करना है? आपको बीच में चिन्ह बदल देना है, और चिन्ह बदलने का मतलब गुणा का चिन्ह बदलेगा,
भाग का चिन्ह बदलेगा, गुणा बन जाएगा, और सामने वाला जो भिन्न होगा वो आपस में पलट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/1। लीजिए आपका उत्तर 6/5। भिन्न का जो भाग है दोस्तों वो सबसे ही आसान चीज होती है। ठीक है, गुणा का सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है भिन्न का भाग करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 185 डिग्री का कोण किस प्रकार का कोण है। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको पता होगा कि 90 डिग्री से कम, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, यहां तक आपके कुल होते हैं 3 कोण। ठीक है दोस्तों, एक आपका न्यून कोण, एक आपका सम कोण, एक होता है आपका अधिक कोण। ठीक है दोस्तों, इन 180 डिग्री के बाद क्या आता है दोस्तों, तो 185 डिग्री दोस्तों असल में आपका वृहत कोण, यानी कि आपके रिफ्लेक्स एंगल की प्रॉपर्टी में चला जाता है दोस्तों। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल लीजिए। आपका अगला सवाल सवाल है 0.05 को प्रतिशत में बदलिए। और ये दोस्तों पहले भी क्वेश्चन पेपर्स में डिस्कस हो चुका है कि किसी भी दशमलव को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, आपको सिर्फ उस दशमलव को लेकर उसे 100 से गुणा कर देना है और आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5%। आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर भिन्न को बदलना है तब भी 100 से गुणा, अगर दशमलव को बदलना है तब भी 100 से गुणा, और आगे क्या लग जाएगा, आगे बस एक प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दोस्तों आपकी बेसिक जो डेफिनेशन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है दोस्तों, तो वृत्त की आपकी सबसे बड़ी जीवा आपकी व्यास होती है दोस्तों। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा आपकी व्यास होती है। समझ सकते हैं दोस्तों आप इसे, कि आपका कोई एक वृत्त रहा होगा, आप इसमें साइड से जीवा बढ़ाते 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 जब आप केंद्र पर पहुंचेंगे दोस्तों, जब आप केंद्र पर पहुंचेंगे, जो जीवा आपकी केंद्र के दोनों तरफ चल रही होगी वो इकलौती वो जीवा होगी दोस्तों जो आपके वृत्त की सबसे बड़ी होने वाली है, और वही जीवा ऑटोमेटिकली क्या होती है दोस्तों, तो व्यास। क्योंकि व्यास की क्या परिभाषा है, दो बिंदुओं को जोड़ते हुए केंद्र से गुजरना, है कि नहीं दोस्तों, तो ऑटो में ही वो आपकी सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, एक घन में कुल कितने फलक होते हैं। तो अब दोस्तों ये आपका सबसे बेसिक चीज है, कितने फलक होते हैं, तो आपके कुल 6 फलक, यानी कि आपके 6 फेसेस होते हैं। अगला सवाल इससे क्या बन सकता है दोस्तों, कि उसमें आपके कितने एज होते हैं। ठीक है दोस्तों, या आपके कितने क्या वर्टिसेस होते हैं। तो ये सब दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि कितने एज होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं। तो इसे कितने एज होते हैं दोस्तों, तो आपके 8 एज होते हैं। ठीक है, और कितने वर्टिसेस होते हैं दोस्तों, अगर आपको वर्टिसेस याद रखनी हो तो इसके आपके 12 वर्टिसेस, ठीक है दोस्तों, होते हैं एक क्यूब में। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, a की पावर m इंटू ए की पावर n का मान क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, ये आपके करनी और घात का सबसे बेसिक एक रूल है दोस्तों, कि अगर आपका आधार सेम है दोस्तों और आपका घात अलग अलग हो और इनके बीच में हो रहा हो गुणा, तो असल में दोस्तों आपकी घात क्या होती है, आपकी घात ऑटो में ही ऐड हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल क्या कह रहा है कि 5x माइनस 3y में से अगर 2x प्लस वाई को घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा। अब इसको दोस्तों आप एक लाइन में लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 5x माइनस 3y, नीचे जस्ट इसके नीचे x के नीचे x लिखिए, तो यहां पे क्या आएगा 2x प्लस वाई, तो ये बीच में प्लस और ये हो गया y। अब क्या बोला है, घटाने पर यानी माइनस करने पर, माइनस करने पर क्या होगा, 2x का चिन्ह क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस, और y का चिन्ह क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा माइनस। अब देखिए 5x माइनस 2x, तो ये क्या बना, ये बना आपका 3x, और माइनस 3y और माइनस y, तो ये बन गया आपका माइनस 4y। ठीक है दोस्तों, ऐसे एकदम क्लैरिटी के साथ अगर आप चीजों को करेंगे दोस्तों तो आपके आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है।
आपका जो समांतर चतुर्भुज होता है दोस्तों, उसका आपका क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर दोस्तों आपका कोई एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आपका एक आधार दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, और इसकी एक ऊंचाई है आपकी, इसकी एक ऊंचाई है, और ऊंचाई कौन सी, जो दो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की जो आपकी ऊंचाई है, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला आपका हो जाता है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक दोस्तों। तो ये इसका फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है और आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल क्या कह रहा है, 12 और 18 का आपको क्या ज्ञात करना, आपको ज्ञात करना है मौसा, ठीक है दोस्तों। तो 12 को आप कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, और 18 कैसे लिख सकते हैं, तो 18 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, है क्या दोस्तों। अब यहां से दोस्तों आपका क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो एक तो आपका 2 कॉमन आ रहा है और एक आपका 3 कॉमन आ रहा है। लीजिए आपका उत्तर क्या बन गया, आपका उत्तर बन गया ऑप्शन नंबर 2। 6 जो होगा दोस्तों वो आपका 12 और 18 का HCF यानी कि मस होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, अब आपको क्या दिया दोस्तों, आपको दिया है 3 दशमलव में संख्याएं और बोला है कि इनका जोड़ कीजिए, यानी कि इनका योग क्या होने वाला है। तो अब देखिए दोस्तों, दशमलव में अगर आपको कभी भी संख्याओं का जोड़ करना है तो आपको सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में बिठानी है, वो है कि आपका दशमलव के नीचे ही दशमलव है। यानी कि अगर मैं 2.5 लिख रहा हूं 2.5 और अगला है मेरा 0.05, तो दशमलव को तो मैं पहले ही दशमलव के नीचे लिख दूंगा कि ये मेरा दशमलव है, ये मेरा दशमलव है दूसरी संख्या का। अब दशमलव के लेफ्ट में क्या रहेगा 0 और राइट में 0.5। ऐसे आपकी गलती नहीं होगी दोस्तों, तीसरे का भी पहला दशमलव लिख दीजिए बीच में, अब इधर 1 और इधर 2। अब जहां जहां दोस्तों दशमलव के बाद जगह बची है वहां पे 0 रख दीजिए और अब बस इसे आप सिंपली जोड़ दीजिए दोस्तों। इसे आप जोड़ेंगे आपका उत्तर क्या बन जाएगा दोस्तों, तो आपका उत्तर बन जाएगा 3.75। और यही तरीका सही है दोस्तों अपना दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ या घटाने का, कि सबसे पहले दशमलव कहीं बीच में रख दीजिए कि दशमलव नहीं लेगा, दशमलव की जगह फिक्स हो गई, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल करें। लीजिए आपका अगला सवाल, यदि 5 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक बार एक लाइन में एक चीज बता रहा हूं, आप हर क्वेश्चन को उसे अप्लाई कर सकते हैं। होता क्या दोस्तों, आपको काम को कुछ एक बना देना है, यानी कि मान लीजिए 5 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, मतलब 5 व्यक्तियों ने किसी काम को 10 दिन किया होगा, है कि नहीं। तो उन्होंने कुल क्या काम किया, उन्होंने मान लीजिए कुल 50 काम किया, ठीक है दोस्तों। ये कोई एक काम था जो कि कुल 50 काम हो गया। अब क्या क्या रहा है कि एक व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेगा। अब अगर एक व्यक्ति को वही काम यानी कि यही 50 काम करना है और व्यक्ति कितना है, एक है, तो क्या मैं इन दोनों को आमने सामने लिख सकता हूं दोस्तों, क्योंकि उसे ही तो 50 काम ही करना है। तो यहां पे 5 व्यक्ति थे और 10 दिन था, यहां पर एक व्यक्ति है और कुछ दिन होंगे जिसमें वो उसी काम को करेगा, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही ये 50 काम ही तो कर रहे हैं। सवाल ने यही तो कहा कि उसी काम को कितने दिन में करेगा। अब आपका उत्तर कैसे निकल जाएगा, आपका उत्तर निकल जाएगा सिर्फ वैल्यूज को सॉल्व करके। तो आपका उत्तर क्या आ गया, आपके एक्स का मान आ गया 50, यानी कि 50 दिन लगेंगे एक व्यक्ति को उसी काम को करने में। और ये आपका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि अगर काम बराबर है तो आप दोनों ही चीजों को आमने सामने रख दीजिए, सिर्फ बीच में एक इक्वल टू का साइन लगाइए और दोनों ही चीजों को आमने सामने रख के इक्वेट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और ऐसे आप इस टाइप का हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल क्या कह रहा है कि आंकड़ों में बहुलक क्या है। अब देखिए दोस्तों, बहुलक की परिभाषा क्या थी, बहुलक की परिभाषा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। अब क्वेश्चन को पहली नजर में देखिए, आपको क्या दिख रहा है, ये जो 5 है, ये जो 5 है ये सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, तो बहुलक क्या हो गया, तो बहुलक यही 5। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है इन सवालों के लिए,
ठीक है दोस्तों। और ये स्पीड से जब आप क्वेश्चन करेंगे और एमसीक्यू में आपकी ये स्पीड हो गई होगी दोस्तों, जब 5 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन को निपटा के आगे आएंगे ना दोस्तों, तो पेपर में कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होने वाला है। और एटम एकेडमी की इस वीडियो में हम यही कोशिश करें दोस्तों, जब आप क्वेश्चन पेपर में बैठे ना, तो आपको कहीं झांकने की जरूरत ना पड़े, किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, और आपके चेहरे में मैथ्स का पेपर करते वक्त एक मुस्कान बनी रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल। 1,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब सबसे पहली बात तो साधारण ब्याज क्या होता है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका मूलधन गुणे वार्षिक दर गुणे कितने साल के लिए और बटे में 100। अब देखिए, क्या आपको मूलधन दिया हुआ है, जी हाँ। आपको वार्षिक दर दी है, जी हाँ। आपको साल दिया हुआ है, जी हाँ। अगर सिर्फ आपको फॉर्मूला पता हो दोस्तों, तो क्या आपके एक नंबर मुश्किल से कितनी देर में, मुश्किल से 1 मिनट से भी कम समय में आपको मिल चुके होंगे दोस्तों, है कि नहीं, है कि नहीं दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा दोस्तों, है कि नहीं। लीजिए अपना अगला सवाल ट्राई कीजिए। आपका अगला सवाल क्या है दोस्तों कि 4:5 और 8:10 कैसे अनुपात है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप पहली नजर में इन दोनों अनुपातों को बस देख लीजिए एक बार, 4:5, 8:10, क्या मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर मैं इन दोनों ही को 2 से गुणा करता तो मेरा कुछ ऐसा बनकर तैयार हो जाता, है कि नहीं। तो ऐसी अगर कभी भी आपको कंडीशन दिखाई दे दोस्तों कि एक अनुपात में कोई अगर एक संख्या से गुणा किया गया और दूसरा अनुपात बन के आ जाए, तो इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इन्हें आप तुल्य अनुपात कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यही डेफिनेशन है असल में तुल्य अनुपात की। ठीक है, तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। लीजिए आपका अगला सवाल। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि x² - 16 के गुणनखंड क्या होंगे। अब देखिए दोस्तों, जिसको ये क्वेश्चन पहली नजर में दिख रहा है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों, ये 16 अगर कभी आपको दिखाई दे दोस्तों, 9 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 25 दिखाई दे, खुश हो जाइए, ये स्क्वायर संख्याएं हैं। और एक्स स्क्वायर के सामने तो ये क्या बना देती हैं, ये x² - y² की आइडेंटिटी बनाने लगती हैं। मतलब कि x² - 4 का क्या स्क्वायर। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे x - 4 और x + 4। लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपको स्क्वायर वाली संख्याएं दिखें 1 मिनट के लिए खुश हो जाइए, क्योंकि ये शायद आपके x² - y² बना रही हूं। ठीक है दोस्तों, लीजिए आपका अगला सवाल। किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, आपका त्रिभुज का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ही है दोस्तों कि अगर मुझे चेक करना हो कि क्या 3 भुजाओं जो मुझे एग्जाम में दी गई हैं उनसे एक त्रिभुज में बना सकता हूं, तो उसका फॉर्मूला ही यही है दोस्तों कि मैं कोई भी 2 भुजाएं अगर जोड़ता हूं तो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होनी चाहिए, तो तीसरी भुजा से हमेशा ही बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी नहीं हो रही है या बराबर भी हो रही है तो ये गलत है, उनसे कभी आप त्रिभुज बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, लीजिए आपका अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है कि संख्या 5, 6, 7, 8 ये आपकी संख्या है, इसमें 6 का आपको क्या पता करना है, 6 का आपको स्थानीय मान पता करना है, यानी कि 6 कौन से स्थान पर है। तो इसमें हमेशा आपको क्या करना है दोस्तों, हमेशा राइट से, जैसे हम बचपन में गिनते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, वैसे ही गिनना शुरू कीजिए। तो 8 तो आपका हो गया इकाई, 7 हो गया दहाई और 6 हो गया सैकड़ा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 600 इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। यदि क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य 600 है तो लाभ प्रतिशत क्या। पहली बात तो सिंपली आपको दिख रहा है कि लाभ तो हुआ है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है मतलब लाभ है। प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या होता है, प्रतिशत हमेशा आपका अंतर पे होता है दोस्तों, प्रतिशत हमेशा आपका अंतर होता है। और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा निकलते किस पे है, तो हमेशा निकलते हैं आपके क्रय मूल्य पर ही दोस्तों। और इस पूरे को किससे, 100 से गुणा कर देंगे आप प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका अंतर कितने का, आपका अंतर हो गया 100 का। क्रय मूल्य कितना, तो क्रय मूल्य 500 और गुणा किससे, गुणा 100 से। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 20%। ठीक है दोस्तों, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों? तो दो रेखाएं दोस्तों जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं वो आपकी कौन सी रेखाएं होती है दोस्तों? वो अनंत तक एक दूसरे से एक दूरी बनाकर चलती हैं, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसीलिए इनको कहते हैं समांतर रेखाएं। अगर आप यहां तक आ गए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एटम एकेडमी के चैनल पर हमारी यही कोशिश है दोस्तों कि जिन विद्यार्थियों का ये फाइनल चांस है दोस्तों, ये फाइनल उनकी तैयारी का प्रिपरेशन है, उनके लिए तो ये वीडियो एक रामबाण है ही दोस्तों। इन जो विद्यार्थी इनकी तैयारी में कुछ भी कमी रह गई है वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। लीजिए ये आपका अगला सवाल, यदि किसी त्रिभुज में एंगल ए जो है वो एंगल बी से बड़ा है और एंगल आपका जो बी है वो आपके एंगल सी से बड़ा है, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? अब देखिए दोस्तों, सबसे छोटी भुजा कौन सी होती है? जिसके सामने का कोण सबसे छोटा होगा। और सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? जिसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। तो अब अगर आप इस क्रम को देखें तो आपको सबसे छोटा कोण कौन सा दिख रहा है? तो सबसे छोटा कोण है आपका कोण सी का, यानी कि सबसे छोटी भुजा किसकी होगी? तो वो भी होगी कोण सी के सामने वाली भुजा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने दिमाग में बसा लीजिए दोस्तों कि अगर कोण छोटा तो उसके सामने की भुजा भी छोटी, अगर कोण बड़ा तो उसके सामने की भुजा भी बड़ी हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, परिमेय संख्या p बाई क्यू में क्या जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगी? मतलब कि अगर मेरी कोई भी परिमेय संख्या है तो मैं उसमें ऐसा क्या जोड़ूं कि वही संख्या वही की वही रह जाए? तो इसका सिंपल सा उत्तर है दोस्तों कि किसी भी संख्या में अगर आप शून्य जोड़ दें, किसी भी संख्या में अगर आप शून्य जोड़ दें तो संख्या अपरिवर्तित रह जाती है, यानी कि आपको सेम वही संख्या प्राप्त होती है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, माइनस एक्स वाई जेड में वाई का गुणांक बताइए। अब जैसे कि दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको जिसका भी गुणांक पता करना है उसको हटा दीजिए साइड में, और उसके अलावा क्या बच गया? तो जैसे मैं वाई को यहां से हटाता हूं मुझे क्या दिख रहा है? मेरे पास बचा है माइनस का एक्स जेड, और यही हो जाएगा दोस्तों मेरा उत्तर। तो दोस्तों लीजिए अपना अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या धनात्मक पॉजिटिव आपकी परिमेय संख्या है? धनात्मक मतलब पॉजिटिव परिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों एक बार बस अपने ऑप्शंस को देख लीजिए, एक बार अपने ऑप्शंस को देख लीजिए। अब पहला ऑप्शन आपका -3/4, ये आपका क्या है? ये आपकी एक ऋणात्मक संख्या, आपका नेगेटिव है। दूसरी 3/-4, असल में हर के साथ कोई माइनस रहता नहीं है, तो ये भी क्या बन जाएगा? ये भी आपका -3/4 ही बनेगा, और ये भी सेम ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन देखिए -3/-4, इनका जो माइनस है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे आपके 3/4, और यही होगा दोस्तों आपका सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, यही होगा आपका सही उत्तर। लीजिए आपका अगला सवाल। आपका सवाल क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, यानी कि आपका इस क्वेश्चन में सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? अब देखिए दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा घुमा देते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स की बात अलग होती है दोस्तों। नेगेटिव इंटीजर क्या कहता है कि नेगेटिव इंटीजर में जो सबसे छोटा दिखेगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो बड़ा दिखेगा वो छोटा हो रहा है असल में। अब बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो क्या करेंगे, वो देखेंगे शब्द लार्जेस्ट, 100 पे टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यही आप गलती कर रहे हैं दोस्तों। लार्जेस्ट नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड जुड़ा हुआ दोस्तों, लार्जेस्ट नेगेटिव, यानी कि -1 इसका सही उत्तर होने वाला दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। आपका अगला सवाल क्या है कि दो अभाज्य संख्याएं जैसे कि आपकी 7 और 11, अब इनका आपसे क्या पूछा? इनका आपसे पूछा लसा। ठीक है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछा है, वो क्या होगा? तो ऐसा अगर आपको कभी भी दो अभाज्य संख्याएं मिलती हैं दोस्तों तो उनका लसा हमेशा क्या होता है? उनका लसा हमेशा इन दोनों संख्याओं को क्या करना होगा? आपको उन दोनों संख्याओं का आपको गुणनफल ही करना होगा, और कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि वो खुद अभाज्य हैं। उनका कोई छोटा रूप अब आ ही नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उनको आपको आपस में ही गुणा करना पड़ेगा, और जो भी आपको उत्तर बनेगा, जैसे इस केस में क्या बन रहा है? इस केस में आपका 7 × 11 आपका 77, और यही इन दोनों संख्याओं का क्या होगा? लसा होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए
आपका अगला सवाल, पाई के बारे में क्या कथन सही है। अब ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था जब हम लोग अपरिमेय संख्या को डिस्कस कर रहे थे कि पाई और 22/7 में फर्क है दोस्तों, हमेशा याद रखिए पाई और 22/7 में फर्क है। जो पाई है दोस्तों, आपकी जो पाई है ये एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, आपकी जो पाई है ये अपरिमेय संख्या, और ये 22/7 जो है ये आपकी परिमेय है, ये आपकी परिमेय है। कभी भी गलती से 22/7 को अपरिमेय मत बना दीजिएगा। आपका जो पाई है वो आपकी अपरिमेय संख्या है, और हम क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के लिए पाई को 22/7 यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल क्या है कि 0.0025 का वर्गमूल क्या है। अब देखिए वर्गमूल और घनमूल, मैं दोनों ही के लिए ही एक ही बात बता रहा हूं दोस्तों, आपको दोनों पर ये बात अप्लाई होती है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले अपने दशमलव को भूल जाइए। मैं कह रहा हूं अपने दशमलव को भूल जाइए, आप सिर्फ संख्या पे ध्यान दीजिए। मुझे क्या दिख रहा है, मुझे भैया इसमें पहली नजर में 25 दिख रहा है। मेरा 25 का स्क्वायर रूट है क्या कोई, क्या मेरा 25 का कोई स्क्वायर रूट होता है, तो हाँ मेरे 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। पहले तो अपना एक ये संख्या बनाने पे गौर कीजिए, क्या बन पा रही है। अब कोई अगर मान लीजिए आपसे बोल दे कि 81 का बनाइए, 81 का बनाइए, आप बना लेंगे, आप बना लेंगे, है कि नहीं। लेकिन अब इसके बाद आपको ऑप्शंस में सिर्फ एक नजर मारनी है, क्या नजर मारनी है वो देखिए। आपका अगर कभी भी वर्गमूल होगा तो आपको दशमलव के बाद संख्याएं गिननी है। कितनी है यहाँ पे है कुल 4, और आपको क्या करना है, आपको इनको देना है 2 से भाग। अगर घनमूल होगा तो आप किससे, आप देंगे 3 से भाग। अब यहां आपने 4 को दिया 2 से भाग, आपने 4 को 2 से भाग दिया, आपका क्या आया, आपका आया 2। तो आपको क्या चाहिए, आपका दशमलव के बाद कम से कम 2 संख्याएं, एक तो हो गया आपका 5, यानी एक यहां पे रहेगा 0। आपका उत्तर क्या बन जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल, किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा आपको दी हुई है 60, निम्न सीमा दी हुई है 40, मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, मध्य बिंदु निकालने का सबसे आसान तरीका, दोनों का आप क्या निकाल दीजिए, दोनों का निकाल दीजिए माध्य, दोनों का निकाल दीजिए आप माध्य। लीजिए आपका मध्य बिंदु आ गया कितना, 50, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। ऐसे होंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व। आप सिर्फ इस वीडियो को एक बार थॉरली पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, अपने रिवीजन इसको एट द एंड जोड़ लीजिएगा, और देखिए आपके एमसीक्यू तो यूं निकल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, सवाल क्या है दोस्तों कि किसी द्विमीय यानी कि आपकी 2D आकृति की सीमाओं की कुल लंबाई को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये जो कुल लंबाई होती है इस, ये असल में आपकी किसकी परिभाषा है, तो फिर से जैसे पिछले बार हमने कैसे निकाला था, हमने आयतन की परिभाषा ही डिस्कस की थी। तो यहाँ पे किसकी परिभाषा दोस्तों, तो यहाँ पर ये दोस्तों आपकी किसकी, परिमाप की परिभाषा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, किन्हीं भी दो भिन्न परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कोई भी दो अगर आपके भिन्न परिमेय संख्याएं, मतलब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2 और 3, इसके बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं दोस्तों, इसका उत्तर होता है आपका अनंत। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको ये फ्री के नंबर है दोस्तों। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 आइडेंटिटी कौन कौन सी, आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 आइडेंटिटी तो रट के जाइएगा दोस्तों। मैं बता रहा हूं आपका कहीं ना कहीं फंसेगा और आपको फ्री का नंबर देगा जाएगा। अब क्या बोल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है वर्ग की भुजा को 2 गुना करने पर उसके क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कभी भी दे रहा है और अगर आपको बहुत इजी वे में बोला है 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो आप क्या कीजिए, आप ना नंबर लेट कर लीजिए, आप सिंपल एक नंबर लेट कर लीजिए और छोटे नंबर भी लेट कीजिएगा। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि पहले मेरी भुजा कितनी थी, पहले मेरी भुजा थी 10, अब वो बढ़ के कितनी होगी, अब वो बढ़ के होगी 20। तो पहले मेरा क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी पहले मेरा कितना था, पहले था मेरा 100 और अब कितना हो गया, अब हो गया मेरा 400, यानी कितने गुना हो गया,
तो अब ये हो गया मेरा 4 गुना। तो दोस्तों आपको ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बोला हो, सीधा सीधा नंबर लेट कीजिए, 10, 50, 100 ऐसे इजी नंबर लेट कीजिए, इनको मल्टीप्लाई करना आपके लिए बहुत इजी हो। आपको और इजी लेट करना है, आप इससे भी छोटे लेट कर लीजिए। आप एक मान लीजिए, एक की भुजा 1 से दूसरे की भुजा 2 हो गई, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 लीजिए, कितने गुना? 4 गुना। इजी नंबर लेट करने, मेन बात आपकी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, रेखीय समीकरण में चर वेरिएबल की अधिकतम घात कितनी होगी? अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था, रेखीय समीकरण अगर आपका कभी भी है तो उसमें जो भी आप वेरिएबल होता है एक्स वाला, जो भी आपका एक्स वाला वेरिएबल है दोस्तों, वो हमेशा कौन सी? वो हमेशा उसकी घात एक ही होगी। एक से ज्यादा होते ही दोस्तों वो रेखीय समीकरण रह ही नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मेन है रेखीय समीकरण। अगर आपको पता करना है कौन सा है कौन सा नहीं, वहां पे भी यही बात है। और ये इसकी बेसिक डेफिनेशन की अधिकतम घात कौन सी? तो अधिकतम घात आपकी एक ही रहेगी। लीजिए आपका अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है कि a माइनस बी आपको दिया है 5, ए बी दिया है आपको 6, और पूछा क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अब जैसा कि मैं आपको बोल रहा था ना कि सिर्फ 3 चीजें याद रखिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहां पे आपको दिख रहा है ए माइनस बी, ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सबसे आसान आइडेंटिटी जो इन तीनों चीजों को जोड़ती है वो क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। लीजिए, क्या इससे आसान आपको कुछ भी मिलेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको बताया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? ये हो गया 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया? ये आपको निकालना है। और माइनस 2ab यानी 6 इंटू 2, ये हो गया माइनस 12। तो यहां से आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों? तो ये आ जाएगा आपका 25 प्लस 12, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका 37 से जवाब होने वाला है। अब मेन क्या था? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सिर्फ ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी थी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है जिसकी भुजाएं हैं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि यह त्रिभुज कैसा है। अब देखिए 3, 4 और 5 सेंटीमीटर मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो समबाहु त्रिभुज तो नहीं हो रहा। फिर क्या बोला है? 3, 4, 5 तीनों ही भुजाएं अलग है, मतलब सम द्विबाहु त्रिभुज भी नहीं हो रहा। बचा क्या? समकोण और अधिक कोण। अब पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं समकोण को ही टेस्ट कर लेता हूं। समकोण को टेस्ट करने के लिए क्या करूंगा कि मतलब कोई भी दो भुजाएं हैं उनका अगर मैं स्क्वायर करता हूं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करता हूं, तो तीसरी भुजा यानी जेड स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए। क्या 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या 5 के स्क्वायर के बराबर है? तो जी हाँ, ये आपका सही पड़ रहा है। तो ये आपको कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपके समकोण की परिभाषा पर बैठ रहा है। तो ये त्रिभुज आपका कैसा हो गया दोस्तों? तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए अगला सवाल। सवाल क्या कह रहे हैं दोस्तों कि किसी संख्या के अंत में अगर 0 या 5 है तो वो सदैव किससे विभाजित होगी? देखिए दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमने 3 से विभाजित होने की परिभाषा पढ़ी थी। अब अगर किसी संख्या के अंत में 0 है या 5 है तो किससे विभाजित होगी? तो ऐसी कोई भी संख्या दोस्तों हमेशा किससे? हमेशा ये 5 से विभाजित होती है दोस्तों। ऐसी संख्या हमेशा आपकी किससे? हमेशा आपकी 5 से विभाजित होती है। और ये 5 से विभाजन का एक प्रकार से परिभाषा भी दोस्तों कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 या 5 है तो वो 5 से विभाजित होती है। लीजिए अगला सवाल देखिए, यदि पदों की संख्या n है, यदि आपके पदों की संख्या n है जो कि एक विषम है, तो माध्यिका का सूत्र पूछा दोस्तों आपसे। अब देखिए दोस्तों, माध्यिका का सूत्र विषम के लिए अलग होता है, सम के लिए अलग होता है। विषम के लिए कौन सा होता है दोस्तों? तो विषम के लिए हमेशा आपको n में +1 करके उसको 2 से भाग देना होता है दोस्तों। ये आपका होता है विषम के लिए। अगर मान लीजिए ये वीडियो पहुंच गई एग्जामिनर तक और बोले कि विषम तो पढ़ा दिया एटम अकेडमी ने, मैं पूछ लेता हूं सम, तो भैया सम भी याद करके जाइए। तो सम क्या होता है? सम आपका होता है n/2 और n/2 + 1, और इन दोनों का ही आपको क्या करना है? इन दोनों का ही आपको माध्य निकाल देना है।
ठीक है। तो एटम अकेडमी से इतने हल्के में मत लीजिए चीजों को। आपके क्वेश्चन जब कल या परसों आपका जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा दोस्तों, तो यही क्वेश्चन सिर्फ डिजिट और थोड़े से नंबर्स को इधर उधर करके आपको यही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, लीजिए। व्यंजक आपको दिया हुआ है 5 इंटू 4+2 और दूसरा दिया हुआ है 5 इंटू ब्रैकेट में 4+2 और बोला है कि दोनों उत्तरों में कितना अंतर। अब देखिए कुछ विद्यार्थी तो ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे अंतर काहे का, अगर पहली नजर में वो देखेंगे तो बोलेंगे अंतर किस बात का, लेकिन अंतर है दोस्तों। अंतर क्यों है? क्योंकि ये जो एक ब्रैकेट है ना दोस्तों, ये जो एक ब्रैकेट है ये चीजों को बदल देता है, क्योंकि यहां फिर शुरू क्या जाता है, यहां शुरू हो जाता है आपका बोर्ड मास। और बोर्ड मास को समझ लीजिएगा दोस्तों, बोर्ड मास बहुत ही जरूरी चीज है, बोर्ड मास बहुत ही जरूरी चीज है। तो पहले वाले में अगर आप बोर्ड मास अप्लाई करें तो पहले आप क्या करेंगे, आप पहले करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 4 20 और फिर करेंगे एडिशन +2, तो ये बना 22। लेकिन दूसरे में दोस्तों, दूसरे में पहले आएगा ऑफ, ऑफ यानी ये जो ब्रैकेट है दोस्तों, ब्रैकेट बी पहले वो चलेगा, तो बी के अंदर जो भी है पहले उसे सॉल्व करेंगे। तो बी के अंदर क्या है 4+2 यानी कि ये कितना बनेगा, ये बनेगा 6। और अब जब ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है तब मल्टीप्लीकेशन की बारी आएगी, मतलब 5 इंटू 6 यानी कि 30। कितने का फर्क हो गया दोस्तों, तो ये फर्क हो गया आपका कितने का, 8 का फर्क आ गया आपका। ठीक है दोस्तों, किसी भी दोस्तों कंपटीशन लेवल के पेपर में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देते हैं तो उन्हें बोर्ड मास से सॉल्व करना हमेशा, कभी भी अपना नॉर्मल सॉल्यूशन मत लगाने जाइएगा, क्वेश्चन गलत कराएंगे। बोर्ड मास ही हर जगह अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहे हैं क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? तो पहले हमने पढ़ा था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 थी, मतलब काउंटिंग प्राकृतिक संख्याओं की 1 से शुरू होती है, उसके बाद 2, 3 और आगे बढ़ती जाती है अनंत तक। पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है दोस्तों, तो पूर्ण संख्या उससे एक कदम पीछे 0 से शुरू होती है और उसके बाद 1, 2, 3 और वो अनंत तक चलती जाती है। तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि सारी की सारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्याओं का भी तो भाग बन ही जा रही है, यानी कि हाँ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन इसका जो विपरीत होगा वो गलत हो जाएगा, क्यों, इस 0 की वजह से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। 4/7 का व्युत्क्रम क्या है। अब देखिए 4/7 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अगर मेरी भाषा में अगर आप समझना चाहें तो क्या करना, अंश को क्या बना देना, अंश को बना देना हर, और हर को क्या बना देना, हर को बना देना अंश। मेरी भाषा से समझो तो यही करना है बस आपको क्या करना है, इसको पलटी मार देना है। तो 4/7 को पलटी मारिए, क्या बन जाएगा 7/4। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें, लीजिए आपका अगला सवाल। सवाल क्या कर रहा है, घड़ी में 6 बजे हैं दोस्तों, तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। अब देखिए घड़ी में 6 बजे, अब कुछ चीजों को दोस्तों इमेजिन कर लिया कीजिए। ये रही दोस्तों आपकी घड़ी, ये रहा आपका बीच, यहां बज रहे हैं 12, यहां बज रहे हैं 6। अब कह रहा है कि घड़ी में 6 बजे, मतलब घंटे की सुई तो इधर नीचे की ओर है और मिनट की सुई है पूरी की पूरी विपरीत, कहां 12 पे, तभी तो 6 बजेंगे। तो इनके बीच में कितना कोण बन रहा है दोस्तों, तो ये एक सीधी रेखा है यानी कि 180 डिग्री। कुछ चीजें अगर आप इमेजिन कर लें दोस्तों ना, अगर 2 सेकंड के लिए आप कुछ चीजें इमेजिन कर लें तो आपका क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजीली टैकल हो जाएगा दोस्तों, समझे। चलिए आगे बढ़े, लीजिए आपका अगला सवाल। यदि किसी संख्या का 10% 50 है तो संख्या क्या है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसके एक लाइन का उत्तर बताना चाहूंगा आपको। कभी भी दोस्तों आपको अगर 100%, 10% और 1% किसी संख्या का अगर आप ये निकाल सकते हैं दोस्तों, तो आप किसी भी तरफ भाग सकते हैं। अगर मुझे 10% पता है दोस्तों, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे 10 से गुणा कर देना है। मैं कहां पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा 100% पे। अगर मुझे 1% पता होता, मैं क्या करता, मैं 100 से गुणा कर देता, मैं कहां पहुंच जाता 100% पे। अगर मान लीजिए मुझे कोई बोले कितना 42% निकालने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं 10% निकाल लूंगा और मैं 1% निकाल लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा,
किसी भी संख्या का दोस्तों अगर आपको करना है तो मैं इसको 4 से गुणा करूंगा और इसको 2 से गुणा करूंगा। लीजिए मैं किसी भी संख्या का 42% निकालूंगा, 50% निकालूंगा, 25% निकालूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उस संख्या का 10 और 1% निकाल पा रहा हूं। यदि किसी संख्या का 10% 50 है तो संख्या कितनी है? तो संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? वो संख्या हो जाएगी आपकी 500। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। लीजिए आपका अगला सवाल, एक अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है? देखिए दोस्तों ये आपकी बेसिक परिभाषा कि अगर मान लीजिए आपका एक अर्धवृत्त है, आपका अर्धवृत्त है और आप अगर इसमें कहीं भी कोण बनाए दोस्तों, और कोण बनाने की परिभाषा क्या है दोस्तों? कोण बनाने की परिभाषा ये है कि आपको दोनों बिंदुओं से कोण बनाना है। अगर आप कहीं भी कोण बनाएंगे दोस्तों, कहीं भी अगर आप एक अर्धवृत्त में कोण बनाते हैं तो वो कोण हमेशा कितना हो दोस्तों? तो वो कोण हमेशा आपका समकोण होने वाला दोस्तों, हमेशा ही वो 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपको पता हो तो क्या होता है? ये होता है आपका 6a²। भुजा कितनी? 3, यानी 6 × 3 का स्क्वायर, यानी कि आपका कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 54 वर्ग सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपकी 1 घंटे की होगी, लेकिन 1 घंटे 10 मिनट की भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। आपके एमसीक्यू में आपको क्या मिलेगा दोस्तों? यही क्वेश्चन, थोड़े से डिजिट्स, थोड़ी सी डाटा बस आपकी प्लस माइनस हुई होगी। बाकी इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट आपका सेकंड सेमेस्टर में नहीं बनेगा दोस्तों। लीजिए अपना अगला सवाल देखिए, 2 की घात 3 और इस पूरे की घात 2 का सरलतम रूप आपसे पूछा है। अब देखिए दोस्तों ऐसे में होता क्या, हमेशा हमेशा आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको x की घात a दिया हुआ है और इस पूरे की घात b है तो आप इसको हमेशा कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? तो आप इसको हमेशा x की घात a × b लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये आपका एक रूल है दोस्तों, ये आपको बहुत ही बेसिक रूल है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था दोस्तों, अगर x की घात a है और x की घात b है और इन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है और आधार सेम है, हम लोग क्या लिख रहे थे? हम लोग लिख रहे थे ना x की घात a + b। तो यहाँ पे बस वही क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे वही गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा? इसका उत्तर बन जाएगा आपका 2 की घात 6। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल क्या कर रहा है? व्यंजक x - y - x को सरल रूप में आपको लिखना। अब देखिए दोस्तों मेन आपको क्या ध्यान देना है? मेन आपको ध्यान देना सिर्फ इस माइनस पे। क्यों? क्योंकि जैसे आप ब्रैकेट ओपन करने जाएंगे, जैसे आपने ब्रैकेट ओपन किया तो पहला तो ये y के साथ जुड़ जाएगा और दूसरा इस माइनस को चेंज कर देगा, यानी इसको बना देगा प्लस का x। तो आपका उत्तर क्या बन जाएगा? आपका उत्तर बन जाएगा 2x - y। आपका मेन ध्यान कहाँ रहना चाहिए? आपका मेन ध्यान रहना चाहिए ब्रैकेट ओपन करने से पहले सिर्फ एक बार बाहर झांकिए, देखिए क्या बाहर एक माइनस खड़ा है। अगर बाहर माइनस खड़ा है दोस्तों तो एटम एकेडमी की एक वीडियो आपको मिल जाएगी दोस्तों, माइनस का बॉम्ब, व्यंजक का जोड़ घटाओ, उसे देखिए दोस्तों, आपको पता चलेगा माइनस पूरी की पूरी इक्वेशन चेंज कर सकता है अगर वो ब्रैकेट के बाहर खड़ा है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहे दोस्तों कि यदि आपका मूलधन 500 रुपए है और ब्याज 50 रुपए है तो मिश्र धन क्या है? अब देखिए दोस्तों मिश्र धन की मेन बात कहां आती है? मिश्र धन की मेन तो बात आपकी आती है चक्रवृद्धि ब्याज में। इन मिश्र धन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो 3-4 हमारे शब्द होते हैं दोस्तों। एक हमारा शब्द होता है मूलधन, जिसके ऊपर ब्याज असल में हम लोग दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं। दूसरी दोस्तों होती है हमारी दर, किस दर पर वो ब्याज आ रहा है या दिया जा रहा है। फिर होता है दोस्तों एक समय, ठीक है दोस्तों, और एक होता है दोस्तों हमारा ब्याज। लेकिन दोस्तों जैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज पर पहुंचते हैं तो आप ये देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में आप मूलधन को निकाल नहीं रहे होते, बल्कि अगले साल फिर से आपका मूलधन बढ़ रहा होता है। और बढ़ क्यों रहा होता है? क्योंकि वहां वो मिश्र धन बन रहा होता है दोस्तों। और मिश्र धन का मतलब यही होता है दोस्तों कि जब आपका मूलधन और आपका ब्याज आप इन दोनों को जोड़ दें तो आपका क्या बनता है? आपका बनता है मिश्र धन। तो आपका मूलधन कितना? 500, ब्याज कितना? 50, तो आपका मिश्र धन कितना? मिश्र धन 550 रुपए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल क्या है दोस्तों कि A अनुपात B आपका दिया हुआ 2:3
और दिया है B अनुपात C, आपका 3:4। तो पूछा A और C का अनुपात क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे में अगर कभी आपको क्वेश्चन करना है तो पहले तो आप क्या कीजिए, आप छोटा छोटा रफ वर्क में सिर्फ इतना लिखिए, आप लिखिए A B C, मान लीजिए C तक दिया, कहीं कहीं पर आपको D E तक भी जाएगा। जब आप कंपटीशन लेवल के मैथमेटिक्स में सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपको D और E भी मिलता है वहां पे, और फिर पूरे का भी अनुपात पूछ लेगा कि नहीं, 2 का अनुपात पूछ लेगा। तो अब देखिए क्या करना है आपको, आपको पहले ए और बी पूछे, आप ए और बी के नीचे चुपचाप 2 और 3 लिख लीजिए। अगले में क्या किया, अगले में आपको बी और सी बोला है, तो बी आपको क्या दिया है, आपको दिया है 3, और सी आपको क्या दिया है, आपको दिया है 4, है ना दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों आप एक लकीर खींच लीजिए, ठीक है दोस्तों, यहां पर आप एक लकीर खींच लीजिए। अब आपको करना क्या दोस्तों, जो आपका बी है उसको आपको सेम बनाने की कोशिश करनी है दोस्तों। अब देखिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, असल में आपको जो बी है वो ऑलरेडी आपका सेम दिया हुआ है दोस्तों। आपका बी क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपका बी ऑलरेडी 3 दे रखा है, दोनों ही अनुपात में। तो आपका नॉर्मली अनुपात सिर्फ नीचे लिख दिए जाएंगे। तो आपका अनुपात कितना बनेगा, आपका अनुपात बनेगा 2:3:4। तो यहाँ पे अगर दोस्तों आपसे ए और सी का अनुपात पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2:4, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1:2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होने वाला दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखें, लीजिए आपका अगला सवाल। सवाल कह रहे हैं 101 का होल स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर का मान बिना वर्ग किए ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में उसने लिख के तो दे दिया है कि बिना वर्ग किए ज्ञात कीजिए, आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों जो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करेंगे उनको, जैसे कि मैंने बोला था, दिखने लगेगा दोस्तों। क्या दिखेगा आपको पहली नजर में, ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। लीजिए 101 प्लस 99 कितना बन गया, 200। 101 माइनस 99 कितना बन गया, 2। लीजिए आपका उत्तर कितना आ गया, आपका उत्तर आ गया 400। अगर आप स्मार्ट प्ले करना सीख जाए दोस्तों, अगर आप स्मार्ट प्ले करना सीख जाए तो एमसीक्यू 5 सवाल आपके 5 मिनट के भी नहीं होते, ठीक है दोस्तों। और ये कॉन्फिडेंस आएगा, आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए, नहीं अगर फिर भी आपको लगता है कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ ट्रिक्स या टिप्स मेरी छूट रही है, फिर से देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सवाल क्या कह रहा है कि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके 2 आंतरिक विपरीत कोणों के। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको आपको डायग्राम पे बनाऊं तो बनाते ही आप उत्तर बता देंगे। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान, मतलब यहां पर कोई बाहरी कोण है y, उसके 2 विपरीत आंतरिक कोणों के मान, यानी कि यहां पर एक कोण है a, यहां पर एक कोण है b, उनके किसके बराबर होता है दोस्तों। तो एक चीज जो हमने 6th क्लास में पढ़ी थी दोस्तों, कि वो इनके योग के बराबर होता है कि नहीं दोस्तों। चलिए तो लीजिए दोस्तों, ये आपका अगला सवाल। सवाल कह रहा है 0.567 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो अगर दोस्तों, अगर मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है तो इसके लिए एक इजी सी ट्रिक ये रहती है दोस्तों। जैसे उसमें क्या किया था दोस्तों, हमने पिछले बार जब क्वेश्चन आए थे हमारे पास, तो हमने क्या किया था, हमने इकाई दहाई सैकड़ा काउंट किया था। यहां हम सिर्फ ये काउंट करेंगे कि अगर मुझे 6 को दशमलव से बाहर निकालना होगा, अगर मुझे 6 को दशमलव से बाहर लाना है तो मुझे किससे गुणा करना है, क्या मुझे 10 से गुणा करना है, क्या मुझे 100 से गुणा करना है, क्या मुझे 1000 से गुणा करना है, सिर्फ इतना पता कर लीजिए। अब देखिए अगर मुझे 6 को दशमलव से बाहर लाना है, यानी कि मुझे किससे, मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बस आपका ऑप्शन नंबर 2 6/100 आपका सही उत्तर होने वाला दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल कह रहा है हानि कब होती है, मतलब वो हानि के एक तरीके से आपसे परिभाषा पूछ रहा है। तो हानि की परिभाषा ही क्या थी, कि जब मैं महंगा खरीदूं और सस्ते में बेचना पड़ जाए किसी भी मजबूरीवश, तो मुझे हानि होती है। यानी कि जब मेरा क्रय मूल्य मेरे विक्रय मूल्य से ज्यादा हो जाए तो मुझे क्या होगा, मुझे हानि होगी दोस्तों, है कि नहीं। चलिए अगला सवाल देखें, लीजिए आपका अगला सवाल। 3 या अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो वो क्या कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। कह रहा है 3 या अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो वो क्या कहलाते हैं।
तो अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो उन्हें ये परिभाषा होती है दोस्तों हमारी कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि संरेख बिंदुओं की हमारी परिभाषा होती है दोस्तों। समझे दोस्तों? तो इसी के साथ दोस्तों आज के हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस इतने ही थे। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपके मॉडल पेपर और उन सबको मद्देनजर रखते बनाई गई दोस्तों। और एटम एकेडमी में दोस्तों हम ये आपसे दावा कर सकते हैं दोस्तों, एग्जामिनर का मूड कैसा होगा कैसा नहीं होगा दोस्तों वो तो 2 दिन में आपको पता चल ही जाएगा। फिर भी दोस्तों हम एक दावा कर सकते हैं कि अगर दोस्तों आप ये क्वेश्चंस को गो थ्रू किए होंगे, अगर आपने इन क्वेश्चंस पे अपनी पकड़ बना ली होगी दोस्तों, तो इससे हार्डली कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो आपका एमसीक्यू का आप टैकल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आज के हमारे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स में जो एमसीक्यू का ये वीडियो था दोस्तों उसमें इतना ही। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आप कोई भी डाउट्स हो दोस्तों तो आप कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों और अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी अगली वीडियो में जहां पर दोस्तों हम लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चनों की बात करेंगे, जिससे हमारी ये कोशिश है दोस्तों कि आपका जो फाइनल टचअप है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं दोस्तों, वो विद्यार्थी जिनका फाइनल टचअप है उनके लिए तो दोस्तों रामबाण है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों जो मेरे विद्यार्थी जिनको थोड़ा सा भी अपनी प्रिपरेशन पे डाउट है उनके लिए भी दोस्तों ये वीडियोस उनका वो आखिरी सहारा साबित हो सकते हैं दोस्तों, जो उनका ये एग्जाम इजीली क्लियर करा देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए एटम एकेडमी के इस चैनल को। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।